हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएसटी, ट्रिपल एसबी, एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन के पुस्तक का। हम लोगों ने टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड को ध्यान में रखते हुए उसके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना प्रारंभ किया था। मुख्य रूप से हम लोगों ने पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को पढ़ना शुरू किया, उसकी पद्धतियों को जाना, कालक्रम, काल विभाजन, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में भी अध्ययन किया। तो पहली जो अवस्था है आदिकाल, दूसरी अवस्था है भक्तिकाल। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। पढ़ने के बाद आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आने वाली जो तीसरी अवस्था है, अर्थात तीसरा जो काल है रीतिकाल, उसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रीतिकाल। तो चलिए हम देरी न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रीतिकाल है। सबसे पहले हम लोग रीतिकाल संबंधी प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे रीतिकाल का सामान्य परिचय। तो रीतिकाल का सामान्य परिचय क्या है, सबसे पहले हम लोग इसे जानेंगे। तो हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के बाद तीसरी अवस्था का नाम रीतिकाल है, जिसे कुछ आलोचक उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। कहा जा रहा है हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के बाद जो तीसरी अवस्था आती है या तीसरा काल आता है, उसको रीतिकाल नाम दिया जाता है और इसे कुछ आलोचक उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। तो रीतिकाल को कुछ आलोचक उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 माना है। तो आचार्य शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने रीतिकाल का समय क्या रखा, तो संवत 1700 रखा है, जिसे हम यदि सन में देखेंगे तो 1643 ईस्वी से संवत 1900 अर्थात 1843 ईस्वी तक माना है। तथा डॉक्टर नागेंद्र ने भी यही समय लगभग माना, जैसे 17वीं शताब्दी के आरंभ के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक स्वीकार किया। तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र ने भी लगभग यही समय 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य स्वीकार किया है। रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। बताया जा रहा है रीतिकाल का आरंभ कब हुआ, तो रीतिकाल का आरंभ माना जा रहा है कि यह उस समय हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी, जब मुगलों के यहाँ पर सत्ता थी, जब मुगलों का यहाँ पर आधिपत्य था या सत्ता थी, तब की यह जो है बताया जा रहा है कि रीतिकाल का आरंभ इस युग में हुआ था। अब देखिए रीतिकाल की कुछ जो है विशेषताएं रही हैं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो रीतिकालीन काव्य की विशेषता है। तो रीतिकाल में कैसे काव्य होते थे, उनकी क्या विशेषताएं होती थी, ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, काव्य तत्व एवं आचार्यत्व का मिश्रण होता था। रीतिकालीन काव्य में काव्य तत्व और आचार्यत्व का मिश्रण था। अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन था। अलंकारिकता के प्रति अत्यधिक सजगता थी, अलंकारिकता ज़्यादा दिखाई देती थी। चित्रात्मक और नाद सौंदर्य था। प्रकृति चित्रण है। प्रेमानुभूति की मांसलता, श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़, वीरता और राज प्रशस्ति एवं नीति, काव्य संगठन। तो ये जो है रीतकालीन काव्य की विशेषताएं हैं। तो सर्वप्रथम इसके प्रथम विशेषता उसके बारे में जानेंगे। तो प्रथम विशेषता क्या रही है, काव्य तत्व और आचार्यत्व का मिश्रण। तो रीतिकालीन काव्य की विशेषता में यदि हम देखेंगे कि काव्य तत्व और आचार्यत्व का मिश्रण कैसे था, तो केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास और पद्माकर जैसे रचनाकारों की मूल चिंता संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर रचना करना और उस शास्त्र को लोक भाषा में रूपांतरित करना है। इसलिए इन कवियों को आचार्य कवि भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केशवदास है, चिंतामणि, भिखारीदास और पद्माकर जैसे कवि हैं या रचनाकार हैं, जिनकी मूल चिंता संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर रचना करना है और उस शास्त्र को लोक भाषा में रूपांतरित करना है। संस्कृत में क्या करना है, काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर रचना करना है। इनका कार्य या इनकी चिंता, इनका विचार पर क्या है, उसके बाद ये क्या करते हैं, उसको लोक भाषा में रूपांतरित करते हैं। इसलिए इन कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है।
अब देखिए अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन कैसा। तो अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन, श्रृंगारिकता रीतिकाल की प्रमुख विशेषता। तो श्रृंगारिकता जो है रीतिकाल की जो है काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। तो इन लोगों श्रृंगारिक चीज़ों का या चीज़ों की श्रृंगारिकता का वर्णन अधिक किया है। तो श्रृंगारिकता का रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है। अलंकारिता के प्रति अत्यधिक सजगता, तो मतलब ये सजावट या चमत्कारिक चीज़ें, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो अलंकारिता के प्रति अधिक सजगता थी इनमें। रीतिकालीन कवियों ने अलंकार को कविता के शोभाकारक धर्म के रूप में नहीं बल्कि उसमें चमत्कार और चकाचौंध उत्पन्न करने के लिए अपनाया। कहा जा रहा है अलंकारिकता के प्रति अत्यधिक सजगता है इन कवियों में। क्या है, अलंकारिता के प्रति अधिक सजगता। कैसे, रीतकालीन कवि जो थे इनमें अलंकार को जो है कविताओं के चमत्कार के लिए नहीं ये प्रयोग करते थे, कविता के शोभाकारक धर्म के रूप में प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसमें चमत्कार लाने और चकाचौंध उत्पन्न करने के लिए अपनाते थे अलंकार को। अब देखिए चित्रात्मक और नाद सौंदर्य। तो चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य कैसे, रीतिकाल की चित्रात्मकता को प्रायः सभी आलोचकों ने स्वीकारा है कि रीतिकाल में क्या है, चित्रात्मकता अधिक है। तो ये बताया जा रहा है कि रीतिकाल की चित्रात्मकता को सभी आलोचकों ने स्वीकारा है। चित्रात्मकता रीति काव्य की अति महत्वपूर्ण विशेषता है, ये रीतिकाल की अति महत्वपूर्ण विशेषता रही है। प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य कैसे जानेंगे। तो प्रकृति सौंदर्य रीति काव्यों की प्रकृति चित्रण समानता उद्दीपन विभाव के रूप में ही थी या रूप में ही हुआ है। रीति कवियों का प्रकृति चित्रण समानता उद्दीपन विभाव के रूप में ही हुआ है। बादल, चांदनी, मलय, समीर, नदी, बसंत जैसे प्राकृतिक उपादानों को रीतिकालीन कवियों ने अपना विषय बनाया। तो क्या इन्होंने क्या किया है, बादलों को, चांदनी को, मलय, समीर, नदी, बसंत आदि को जैसे जो है आदि प्राकृतिक चीज़ों को या प्राकृतिक उपादानों को रीति कवियों ने अपना विषय बनाया है। तो ये प्रकृति चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किस प्रकार से किया, ये हम लोगों ने जाना। आप जानेंगे प्रेमानुभूति की मांसलता। अधिकतर रीतकालीन कवियों ने प्रेम के नितांत दैहिक और उत्तेजक कहा जा रहा है कि जो है प्रेमानुभूति की मांसलता कैसे। तो अधिकतर रीतिकालीन कवियों ने प्रेम के नितांत दैहिक और उत्तेजक प्रसंगों एवं चित्रों को ही अपनी कविता में व्यक्त किया है। उसके बाद है काव्य और भक्ति का गठजोड़। काव्य, श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़ इन्होंने अपनी काव्य में कैसे किया है। तो बताया जा रहा है कि श्रृंगार रीति काव्य की मुख्य उपजीव है। जो श्रृंगार है वो रीति काव्य के मुख्य उपजीव है, लेकिन उनके साथ साथ इस काल के कवियों ने राधा कृष्ण के बहाने अपनी भक्ति भावना को भी स्थान दिया है। कहा जा रहा है श्रृंगार जो है रीति काव्य की मुख्य उपजीव रहा है या मुख्य विशेषता रही है, लेकिन उनके साथ में कभी कभी क्या है, साथ साथ में इस काल के कवियों ने राधा कृष्ण के बहाने अपनी भक्ति भावना को भी स्थान दिया है। अब है वीरता और राज प्रशस्ति तथा नीति। वीरता और राज प्रशस्ति तथा नीति। श्रृंगार चित्रण के अलावा, मतलब इन लोगों ने श्रृंगार चित्रण के अलावा रीति काव्य के कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाता की वीरता का भी प्रभावपूर्ण अंकन किया है। तो ये वीरता और राज प्रशस्ति एवं नीतियों को भी अपने काव्य में दर्शाते हैं। कैसे, जिस जो है राजा के यहाँ रहते थे या जो इनके आश्रयदाता होते थे उनकी वीरता का वर्णन प्रभावपूर्ण तरीके से अपने काव्य में अंकित करते थे। भूषण इस वीरगाथात्मक परंपरा के मूर्धन्य कवि हैं। ठीक है, तो भूषण जो है इसमें प्रमुख है, इनके लिए बताया जा रहा है कि वीरता और राज प्रशस्ति तथा नीति के काव्य कैसे हुए। तो श्रृंगार चित्रण के अलावा रीति काव्य के कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाता की वीरता का भी प्रभावपूर्ण अंकन किया है। भूषण इस वीरगाथात्मक परंपरा के मूर्धन्य कवि हैं। अब है काव्य संगठन। तो काव्य संगठन कैसे, रीतिकाल की कविता आधुनिक आलोचना की शब्दावली में शुद्ध कलात्मक कविता है। जो रीतिकाल की कविता है आधुनिक आलोचना की शब्दावली में शुद्ध कलात्मक कविता है। अब देखिए अन्य विशेषताएं भी कुछ रही हैं। रीतिकाल की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। रीतिकाव्य की भाषा में
ब्रज भाषा के अतिरिक्त अरबी, फारसी, देशज शब्दों का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ है। जो रीति काव्य की भाषा है उसमें ब्रज भाषा के अतिरिक्त अरबी, फारसी, देशज शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। काव्य शैली के रूप में इन कवियों ने मुक्तक को ही अपनाया है। तो काव्य शैली के रूप में इन्होंने मुक्तक शैली को ही अपनाया है। इसमें दोहा, सवैया और कवित इस काल के प्रधान छंद हैं और इनमें जो है दोहा, सवैया और कवित इस काल के प्रमुख या प्रधान छंद हैं। अब रीतिकाल का नामकरण और उनके प्रस्तोता कौन रहे इनके बारे में जानते हैं। तो रीतिकाल का नामकरण और उनके प्रस्तोता। नाम देखिए, रीतिकाव्य, अंधकार काल, कलाकाल, रीतिकाल, अलंकृत काल और श्रृंगार काल। तो रीतिकाल को अन्य नामों से भी जाना जाता है। रीतिकाल को रीतिकाव्य भी कहा जाता है। अंधकार काल, कलाकाल, रीतिकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल। तो अन्य जो प्रस्तोता है उन लोगों ने अपने अपने अनुसार से रीतिकाल का अन्य नाम दिया है। तो ग्रियर्सन है जिन्होंने रीति काव्य कहा है। तो रीति काव्य का नाम ग्रियर्सन ने दिया। अंधकार काल नाम त्रिलोचन ने दिया। कलाकाल डॉक्टर रसाल और भागीरथ मिश्र ने रखा। रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। तो रीतिकाव्य नाम रीतिकाल को देने वाले कौन है। तो रीतिकाव्य कहने वाले ग्रियर्सन है। अंधकार काल कहने वाले त्रिलोचन है। कलाकाल कहने वाले डॉक्टर रसाल हैं, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और भागीरथ मिश्र हैं। रीतिकाल कहने वाले डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अब देखिए रीतिकाल के प्रवर्तक और उनके प्रस्तोता। तो रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है और उसके प्रस्तोता कौन हुए। तो प्रस्तावक देख लीजिए, प्रवर्तक और रचनाकार। प्रस्तावक रीतिकाल के और प्रवर्तक रचनाकाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक कृपाराम को माना, जिनका जो रचनाकाल है 1541 ईस्वी का है। डॉक्टर नागेंद्र ने केशवदास को माना, जिनका जो रचना काल है या समय है, इनका समय है 1555 से लेकर 1617 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना और चिंतामणि का जो समय है वो 1643 के आसपास है। तो हमने क्या देखा, रीतिकाल के प्रवर्तक उनके प्रस्तोता कौन रहे। तो रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कृपाराम को स्वीकारा और कृपाराम का समय 1541 ईस्वी है। डॉक्टर नागेंद्र ने केशवदास को माना। केशवदास का समय 1555 से लेकर 1617 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में माना है और चिंतामणि का जो समय है 1643 ईस्वी के आसपास है। अब देखिए कुछ नोट में दिया गया है कि नोट में कहा जा रहा है कि कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से, केशवदास को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से और चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। तो कृपाराम को क्यों माना जाता है, केशवदास को क्यों माना जाता है और चिंतामणि को क्यों माना जाता है, इन सारी चीज़ों की विशेषता दी गई है कि कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक कालक्रम की दृष्टि से मानते हैं, केशवदास को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से मानते हैं और चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया। प्रमुख आलोचकों की दृष्टि से रीतिकाल का मूल्यांकन। अब देखेंगे प्रमुख आलोचक हैं जिनकी दृष्टि से रीतिकाल का मूल्यांकन हुआ है। सबसे पहले हम कथन देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह का। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, ऐसा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह है। रीतिकाल कवियों को कहते हैं कि रीतिकालीन जो कवि है वो कविता के सौदागर थे, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन देखते हैं, राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगारी रसमयी हो गई है, श्रृंगार रसमयी हो गई है और इस प्रकार की कविताएं उसके सामने दबसी गई हैं। कहा जा रहा है राजाओं से पुरस्कार पाने और जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दबसी गई हैं। ये कहने वाले श्याम सुंदर दास है। अब देखिए अगला कथन किसका है, तो हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं,
हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे वास्तव में सिर्फ कवि ही थे। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन देखते हैं कि रीतिकाल को मार्कंडेय वाजपेयी ने गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है। तो रीतिकाल को मार्कंडेय वाजपेयी ने गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है। किसने कहा? मार्कंडेय वाजपेयी ने रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है। अब देखिए लक्षण ग्रंथ और उनके लक्ष्य ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ एवं लक्ष्य ग्रंथ तो कौन से रहे लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ में? तो वे ग्रंथ जिनमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं वे लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। कहा जा रहा है कि वे ग्रंथ जिनमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं, वे लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। लक्षण ग्रंथ का उद्देश्य काव्य की शिक्षा देना है। कहा जा रहा है कि ऐसे ग्रंथ जिसमें रस, छंद, अलंकार के काव्यांगों के लक्षण बताए जाएं वे लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। और लक्षण ग्रंथ का उद्देश्य होता है काव्य की शिक्षा देना, या लक्षण ग्रंथ का उद्देश्य काव्य की शिक्षा देना होता है। लक्षण ग्रंथ वे होते हैं जो काव्य लक्षणों और काव्य सिद्धांतों के अनुसार लिखे जाते हैं। तो जो लक्षण ग्रंथ होते हैं ये वे होते हैं जो काव्य लक्षणों या काव्य सिद्धांतों के अनुसार लिखे जाते हैं। अब देखिए रीतिकालीन काव्य के विभाजनों संबंधी विवाद। कहा जा रहा है रीतिकालीन काव्य में विभाजन संबंधी कुछ विवाद थे, वो हम लोग देखते हैं। तो रीतिकालीन काव्य में विभाजन संबंधी विवाद। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि आचार्यों को रीतिबद्ध तथा लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवियों को रीति सिद्ध कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि थे उन आचार्यों को रीतिबद्ध कहा। जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे उनको रीतिबद्ध कवि कहा, तथा जो लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवि थे वो रीति सिद्ध कहलाए। तो जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे वो रीतिबद्ध कहलाए और जो लक्ष्य ग्रंथ लिखते थे वो रीति सिद्ध कहलाए। कहने वाले कौन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अब देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध माना है उनमें कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध माना है उसमें कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने उन्हें रीतिबद्ध माना है। देखिए यहाँ विश्वनाथ जी के बारे में कहा जा रहा है कि जिन कवियों को इन्होंने रीति सिद्ध कहा है उन्हीं कवियों को डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिबद्ध कह दिया है। ठीक है। अब देखिए रीतिकाल के अध्ययन में समानता आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विभाजन का ही अनुसरण किया जाता है। जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं इन्होंने जो विभाजन किया रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तो इन्हीं के विभाजन का ही अनुसरण किया जाता है। ठीक है। तो रीतिकाल में इन्हीं के द्वारा विभाजन का ही अनुसरण किया जाता है, ये बतलाया जा रहा है। रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण। अब रीतिकालीन साहित्य जो है उनका वर्गीकरण कैसे हुआ ये चीज़ जानेंगे। रीतिकालीन काव्य। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति इतर काव्य। रीतिकालीन जो काव्य है उन्हें 4 भागों में बांटा गया। पहला रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति सिद्ध काव्य और तीसरा है रीति मुक्त काव्य। और उसके बाद है रीति इतर काव्य। रीति इतर काव्य में वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य आते हैं। जो रीति इतर काव्य है उसमें वीर काव्य आता है, नीति काव्य और भक्ति काव्य आता है। तो ये तो हम लोगों ने आज रीतिकाल का सामान्य परिचय देखा। रीतिकाल के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे रीतिबद्ध काव्य के जो पहला इनका जो विभाजन था रीतिबद्ध काव्य। तो कल हम लोग जो अगला वीडियो हमारा रहेगा रीतिबद्ध काव्य पे रहेगा। हम लोग रीतिबद्ध काव्य को पढ़ेंगे, उनके महत्वपूर्ण कवियों को जानेंगे, उनके द्वारा लिखित रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, समझ आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।